अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है ट्रैवलिंग साउंड वेव्स के बारे में। तो जनाब, ट्रैवलिंग साउंड वेव्स में हम क्या कंसिडर करेंगे? ये आम मैकेनिकल जो आपके पास जो पीछे हमने पढ़ा मैकेनिकल ट्रैवलिंग वेव्स में, उसमें और इसमें हम क्या फ़र्क करने वाले हैं, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इस किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है, वो सारा देखने वाले हैं। तो आम तौर पे जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो साउंड अपने सोर्स से निकलने के बाद तमाम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस सिंक में जा रही है, किस डायरेक्शन में सोर्स, उसके सोर्स से उसकी दूरी कितनी होती जा रही है, उस पर वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सारी इतराफ में तो स्टडी करना थोड़ा टफ टाइम हो जाएगा। हम सिर्फ देखेंगे इसको वन डायमेंशन के अंदर। तो ये कैसे बना पाएंगे? पहले तो वो समझते हैं कि साउंड को वन डायमेंशन में एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा। तो आप कहेंगे कि आप वन डायमेंशनल साउंड वेव स्टैब्लिश कर सकते हैं एक लॉन्ग ट्यूब में जो जिसमें एयर फील्ड है। कैसे? उसके एक सिरे पे हम पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, वो पिस्टन क्या होगा, जैसे आपके पास स्पीकर, लाउड स्पीकर की जो मूविंग कॉन होती है, जब उसमें साउंड, जब स्पीकर चलता है तो आपने देखा वो कॉन मूव करती है। तो इसके वजह से जो ट्यूब के अंदर एयर फील्ड होगी वो कभी कंप्रेशन में जाएगी, कभी रेयर फ्रैक्शन में जाएगी। तो जरा समझते हैं इस बात को डिटेल में। तो जैसे जैसे आपके पास पिस्टन ओसिलेट करेगा तो आप कहेंगे जिससे वेरिएशन आएगी एयर की डेंसिटी में। क्या मतलब? कि आपके पास वहां से कुछ पार्टिकल एयर के करीब हो जाएंगे, कुछ दूर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में उस वेरिएशन की वजह से डेंसिटी बदल रही है, जो कि टाइम के साथ आगे चलती जा रही है। अब इसका मतलब वो रीजन जहां पे हाई डेंसिटी है हम उसे कंप्रेशन का नाम देंगे। वो रीजन जहां पे लो डेंसिटी है उसे रेयर फ्रैक्शन का नाम देंगे। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि कंप्रेशन जो है आपके पास आपको एक हाई डेंस रीजन दिखाई दिया जा रहा है और रेयर फ्रैक्शन एक लो डेंस रीजन दिखाई दिया जा रहा है। यहां से आप समझ सकते हैं। अब इस चीज को जरा अगर आप देखें तो आप देखें एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन की दूरी को हमने 1 लैम्डा मेंशन कर दिया है। ठीक होगी बात? तो ये याद रखिएगा वेवलेंथ कैसे डिफाइन की गई है। ओके हो गया। अब आप कहेंगे कि ये जो डिस्टरबेंस है यानी जो आप कंप्रेशन दे रहे हैं ये ट्यूब में से ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो वो साउंड वेव के तौर पे ट्रेवल करेगी। तो जैसे ही वेव किसी एक पॉइंट से ट्रेवल करती है तो उस जगह के जो एयर के मालिक्यूल हैं वो ओसिलेट करते हैं। जैसे यहां से ये कंप्रेशन अपने अगले वाले पार्टिकल्स को दबा रही होगी, जब वो दबा देगी तो ये वाले पार्टिकल दबाने के बाद वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब वो बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करेंगे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, उस सिंथ में, जिस सिंथ में वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यानी सादा जुबान में फिर समझो, यहाँ के पार्टिकल अगले पार्टिकल को दबाएंगे यानी आगे गए, दबाने के बाद जाहिर है उन्होंने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी तो वो फिर वहां से वापस आ जाएंगे, एक जो आपके पास स्पेस गैप क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे बैक एंड फोर्थ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो वो बुनियादी तौर पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में ट्रेवल कर रही होती है ट्यूब के अंदर से। ठीक होगी बात? तो आप कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी कितनी थी, रो नॉट। यानी जब कोई क्रस्ट या कोई कंप्रेशन और कोई रेयर फ्रैक्शन नहीं थी तब एयर की डेंसिटी रो नॉट थी। और जब आपके पास साउंड ने फ्लक्चुएशन दी तो डेंसिटी में बदलाव आए तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी के जो बदलाव है वो पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या मतलब? कि किसी आप देखोगे डेंसिटी को पोजीशन के लिहाज से कि किस पोजीशन पे डेंसिटी कितनी बदली या टाइम के लिहाज से। ठीक होगी बात? तो आप कहेंगे ये जो बदलाव है ये बड़े थोड़े होंगे, स्मॉल होंगे एज कंपेयर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी है। तो आप लिखेंगे कि जो डेंसिटी में फ्लक्चुएशन थी वो बराबर होगी रो नॉट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेंसिटी प्लस माइनस डेल्टा
रो एक्स टी के। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ भी सकती है, डेंसिटी कम भी हो सकती है। ओके हो गया। अब प्रेशर वेरिएशन को जरा समझते हैं कि जैसे जैसे आपके पास डेंसिटी में बदलाव आएगा वैसे वैसे वहां पे एयर प्रेशर में बदलाव आएगा, और ये इन फेज होगा। किसके साथ? डेंसिटी वेरिएशन के साथ। इन फेज का मतलब क्या? कि जब डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, जब डेंसिटी मिनिमम लेवल पे पहुंचेगी तो प्रेशर भी मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा, किसी एक लोकेशन या किसी एक टाइम पे जब आप स्टडी करेंगे। ठीक है। अब हम दोबारा देख लेते हैं। अगर अब मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर कहूं कि जब आपकी साउंड वेव नहीं थी वहां पे, तो वो पी नॉट है, और जो प्रेशर फ्लक्चुएशन है वो डेल्टा पी एक्स टी हम कह सकते हैं। और मैं कहूंगा कि ये जो आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है ये वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर के। तो अब आप उसका जो प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर फाइनली, वो आप कहेंगे पी एक्स टी बराबर होगा किसके? पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी एक्स टी के। जस्ट लाइक जैसे डेंसिटी के लिए टूल निकाला था। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि जो पिस्टन है जो ओसिलेट कर रहा था, जिसकी वजह से साउंड वेव पैदा हो रही थी, वो आप कह लो साइन का या कोसाइन का फंक्शन है। लेट्स से हम साइन का कह लेते हैं। तो आप उसको कैसे लिखोगे कि रो एक्स टी यानी डेंसिटी जो आपके पास है डेल्टा रो एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी साइनोसाइडल फंक्शन मान लिया जो वेलोसिटी के अंदर, जो डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही थी। इसी तरीके से प्रेशर को भी मेंशन कर लिया साइनोसाइडल फंक्शन के तहत। यहाँ पे जो डेल्टा रो एम है और जो डेल्टा पी एम है, ये आपको बता रहा है डेंसिटी का एम्पलीट्यूड और प्रेशर का एम्पलीट्यूड, यानी डेल्टा पी एम आपको प्रेशर का एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर, और डेल्टा रो एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेंसिटी जो होगी। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज डिपेंड करेंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे। अब जनाब आगे चलते हैं, हम एक टूल बनाते हैं। डेंसिटी का टूल हम जानते हैं रो मैस ओवर वॉल्यूम होता है। अगर मैं कहूं डेंसिटी में बदलाव आएगा तो आप इसे कैसे लिखेंगे? माइनस एम वी स्केयर ओवर डी वी। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस रो वी इंटू डी वी के तौर पे। तो जनाब आप समझ गए ना क्या किया? मैस ओवर एक वॉल्यूम की जगह आपने ए रो की वैल्यू प्लेस कर दी है। तो अब आपके पास यहां से अगर आप जानते हैं डेल्टा वी ओवर वी, आपने जो बल्क मॉडुलस का टूल पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है? माइनस पी डेल्टा वी ओवर वी। अगर मैं डेल्टा वी ओवर वी की पूरी ब्रैकेट लेफ्ट पे मूव कर दूं और बीटा नीचे ले आऊं तो क्या ये टूल नहीं बन जाएगा आपके पास? तो अब जरा यहाँ पे देखो तो क्या डेल्टा वी ओवर वी मौजूद है? अगर मैं इससे डी ओवर वी की जगह डेल का कंसेप्ट ले आऊं तो क्या आप इस जगह पे माइनस पी माइनस डेल्टा पी ओवर बीटा लगा सकते हो, यानी इस जगह ब्रैकेट की वैल्यू प्लेस की जा सकती है। तो वो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने क्या किया? डेल्टा पी बाहर ले लिया, रो नॉट इधर ले आया। तो अब आपके पास डेल्टा रो एम बराबर है किसके? डेल्टा पी एम रो नॉट ओवर बी के। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जब मैक्सिमम आपके पास डिस्प्लेस डेंसिटी और प्रेशर का टूल था। तो ये इन जनरल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, आप इस टूल को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपकी डेंसिटी और प्रेशर मैक्सिमम नहीं कंसीडर हो रहे। बात समझ आ गई? तो हम कहेंगे जब वेव ट्रेवल करेगी ट्यूब में से तो उसके अंदर जो एयर है वो ऑसिलेट करेगी लेफ्ट और राइट। ठीक है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑसिलेशन होंगी एयर एलिमेंट की, ये ट्रैवलिंग साउंड वेव है, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे स्ट्रिंग बिहेव कर रही थी ट्रांसफर वेव में। मगर मगर अब जो एयर एलिमेंट ऑसिलेट कर रहा है ये लॉन्गिट्यूडनली कर रहा है, ट्रांसवर्सली कर रहा। तो अब इसका मतलब जब मैंने स्ट्रिंग वाला केस पढ़ा था पिछले लेक्चर, पिछले चैप्टर के अंदर, तो तब आपने कहा था कि वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो x और t पे डिपेंडेंट है। तब आपने इक्वेशन ये बनाई थी y इज इक्वल टू एक्स टी वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपने ट्रेवलिंग वेव पढ़ी थी ट्रांसवर्स के लिहाज से, मगर अब लॉन्गिट्यूडनल का मामला आ गया है। अब हम जानते हैं कि जो एयर एलिमेंट ऑसिलेट करता है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में करता है।
तो इसका मतलब अब हम जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे उसमें y के गिर्द आपकी चेंज नहीं है, आपकी चेंज जो है वो x के लिहाज से है। तो हम इसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स डॉट टी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो अगर मैं x की जगह s लिख दूं तो ये कदरे आसान होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे अलोंग पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास x उसकी पोजीशन होगा, t उसका टाइम होगा, तो ये कंसेप्ट ये वाला ही है, मगर ट्रांसवर्स वेव में वो एम्पलीट्यूड y के अलोंग चेंज हो रहा था। अब जो चेंज होगा वो s यानी x के जो होगा वो चेंज आ जाएगा आपके पास। तो जनाब अब आप जो डिस्प्लेसमेंट देखोगे उसमें एस एक्स टी ले लोगे, हम क्या देते हैं साइनोसाइडल फंक्शन है, या साइन का या कोसाइन कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। तो अब आप जो डिस्प्लेसमेंट का टूल लिखोगे एस एक्स टी, वो आपके पास एस एम यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा, कॉस की एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अगर हम कहें कि एम्पलीट्यूड क्या होगा तो आप कहोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एयर एलिमेंट का होगा वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि जैसे ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमने वेव नंबर पढ़ा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ी, सादा फ्रीक्वेंसी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, पीरियड पढ़ा, तो ये सारे का सारा लॉन्गिट्यूडल वेव में भी होगा। तो ये सारी डेफिनेशनें बिल्कुल उसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे ट्रांसफर वेव के लिए की थी। मास वाई किसके? वेवलेंथ के। वहां पे तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच में या दो इन फेज पॉइंट्स के बीच में दूरी को वेवलेंथ माना था जब ट्रांसवर्स थी, मगर अब लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम कैसे कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट दैट आर इन फेज। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं दो कंप्रेशन के बीच में या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में, मगर मसला क्या है? इन फेज, यानी वो पॉइंट्स जो एक जैसा मूव कर रहे होंगे उनके बीच में, कंसेक्टिव पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होगी वो आपकी वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं और देसी जुबान में दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के बीच में, या कह सकते हैं दो कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन के बीच में आप जो दूरी मानेंगे वो वन वेवलेंथ होगी। अब जरा प्रेशर को डिफाइन करवा लेते हैं कि जब एयर एलिमेंट ऑसिलेट कर रहा है, आपके पास जो थिकनेस है पाइप की वो ए है, आप जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, थिकनेस हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं, आप यहां से डेल्टा एक्स देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रेशर का टूल है माइनस बी डेल्टा वी ओवर वी, बल्क मॉडुलस का फार्मूला आपने इस्तेमाल किया है। तो अब वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया इनटू डेल्टा एक्स। एरिया आप समझते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डेल्टा एक्स इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा? आप लिखोगे ए डेल्टा एस के, तो वो चीज आपने यहाँ पे मैनेज कर दी। ऊपर डेल्टा वी था, आपने लिख दिया ए डेल्टा एस, नीचे वी था तो आपने लिख दिया ए डेल्टा एक्स, तो वो वैल्यू ए से कट जाएगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स को हम पार्शियल की जुबान में लिख सकते हैं पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स। अब ये जो इक्वेशन 3 बनी इसके अंदर हम एस ये मानते हैं एस एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 1 अभी अभी बनाई थी, ये इक्वेशन 1 नहीं लिखी हुई है। तो अगर आप देखें कि एस कैसे चेंज होता है एक्स के लिहाज से जब टी को आप फिक्स मान लें, यानी इस इक्वेशन में टी कांस्टेंट कर दो और एक्स के लिहाज से वेरिएशन जरा इस इक्वेशन की बनाओ। कैसे? पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स, तो आपने वो वैल्यू प्लेस कर दी, एस एम चूंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था बाहर आ जाएगा पार्शियल से, तो आप जब इसका डिफरेंशियल उठाओगे एक्स के लिहाज से तो cos के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी तो कांस्टेंट था तो क्योंकि टी फिक्स किया हुआ है तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहां से के जब आप एंगल का डिफरेंशियल होगे के भी बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहां से पॉजिटिव का साइन नहीं लगाया। बी एस एम पहले से था, के एंगल का डिफरेंशियल बाहर आ गया, तो ये इक्वेशन 4 बन गई। तो ये प्रेशर का टूल आ गया आपके पास। अब बीटा यहाँ पे क्या है? बल्क मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, के आपके पास वेव नंबर। तो आप कहेंगे कि प्रेशर जो वेरी करता है वो अब आपके पास साइनोसाइडल फंक्शन ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड, यानी यहां से देखें तो ये कांस्टेंट है सारी चीजें, तो इसका मतलब एक्स पे डिपेंडेंस हो गई, इसका मतलब टी पे डिपेंडेंस हो गई,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर वेरी करेगा पोजीशन के लिहाज से, प्रेशर वेरी करेगा टाइम के फंक्शन के लिहाज से। बात समझ गए? अब यहां से एक चीज और समझे कि जब आपने ऊपर ये नेगेटिव का टूल आ रहा था आपके पास, जब आपने कॉल लगाया हुआ था, तो आप कहेंगे ये एक्सपेंशन ऑफ एयर को शो कर रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू किसको शो करेगी? कंप्रेशन को। तो इन जनरल आप डेल्टा पीएम किसके बराबर में लिख सकते हैं? बी के एस एम, यानी ये मैक्सिमम प्रेशर को इंडिकेट कर रहा होगा। तो अब आप यहां से जानते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी वेलोसिटी के बल्क मॉडुलस ओवर रो नॉट, यहां से आप स्क्वायर कर लो दोनों साइडों का, तो वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? बीटा ओवर रो नॉट के। तो बीटा की वैल्यू प्लेस की जा सकती है, रो नॉट वी स्क्वायर, तो वो आपने वैल्यू प्लेस कर दी। तो अब आप यहां से कुछ ग्राफिकली अप्रोच देखेंगे कि हम चीजों को थोड़ा स्टडी करते हैं कैसे ग्राफ के लिहाज से। लेट्स से मैं ग्राफ देखता हूं प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का जो एक ही वेव के लिए है, और आप देखो इसमें सबसे पहली बात कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटेस्ट है, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो आप देखो प्रेशर आपका जीरो है, यानी प्रेशर में फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, प्रेशर में बदलाव नहीं आ रहा। तो पहला रिजल्ट समझ आया कि जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन जीरो होगी। अब जरा इसका अगला इसी चीज से रेलिवेंट एक अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्रेशन। क्या मतलब? जब ग्रेटेस्ट प्रेशर है, यानी प्रेशर की वैल्यू जब मैक्सिमम है, या रेयर फ्रैक्शन, या प्रेशर की वैल्यू सबसे कम है, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो था। यानी इसकी उलट बात है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो प्रेशर में कोई बदलाव नहीं, और जब प्रेशर मैक्सिमम तब डिस्प्लेसमेंट जीरो। यानी यहां पे देखो जरा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मगर इस लम्हे पे प्रेशर मैक्सिमम है, यानी प्रेशर फ्लक्चुएशन आपके पास मैक्सिमम आ रही है। बात समझ आ गई? तो ये पॉइंट बहुत अहम समझने वाला है। अब आपने वाइस वर्सा का कंसेप्ट समझ आ गया कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा प्रेशर में फ्लक्चुएशन जीरो होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन आपकी ग्रेटेस्ट आएगी। अब जनाब अगली चीज देखते हैं कि प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है, प्रेशर की जो वैल्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के। मतलब क्या कि जितना डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही प्रेशर का एम्पलीट्यूड होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आ गई। और ये डिपेंड करता है किस पे? वेवलेंथ पे। क्या चीज डिपेंड करती है? प्रेशर एम्पलीट्यूड। कैसे? जरा समझते हैं इस बात को कि ये आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ होंगी, ठीक है, इसका मतलब आपके पे ज्यादा वेव नंबर होंगे, ज्यादा वेव 2 पाई में से गुजरेंगी, तो ग्रेटर प्रेशर वेरिएशन आएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि वेव ज्यादा गुजर रही हैं तो आपकी वेरिएशन प्रेशर में ज्यादा होंगी। तो आप फॉर द गिवन एम्पलीट्यूड, तो आप कहोगे कि आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा स्क्वीज कर गए हैं क्लोज टुगेदर, यानी थोड़ी उतनी ही जगह में ज्यादा वेव्स आ गई, तो प्रेशर में वेरिएशन भी ज्यादा आ जाएंगी। बात समझ आ गई? तो अगली बात भी बड़ी अहम है कि अगर आपका एक ऐसा मीडियम जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, तो उसके लिए लार्ज प्रेशर एम्पलीट्यूड चाहिए होगा कि गिवन आपका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ला सके। देसी जुबान में बोले लार्ज बल्क मॉडुलस का मतलब कि लेस कंप्रेसिबल मीडियम, कि उसको कंप्रेस करना मेरे लिए मुश्किल है, यानी उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम आएगी। तो इसका मतलब ग्रेटर प्रेशर चाहिए होगा कि ताकि आप उतने ही रिक्वायर्ड वॉल्यूम चेंज ला सकें। तो इसका मतलब जब बल्क मॉडुलस बढ़ जाएगा तो आपको ग्रेटर प्रेशर चेंज लाना पड़ेगा उतने ही वॉल्यूम की चेंज के लिए। बात समझ आ गई? तो ये चीज आपके पास रिजल्ट्स थे जो हमने ट्रैवलिंग वेव के लिहाज से पढ़े। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। हमने ट्रैवलिंग वेव को पढ़ा साउंड के लिहाज से, तो आपने देखा डेंसिटी की वेरिएशन, प्रेशर की वेरिएशन, फिर आपने उसका टूल बनाया। तो जनाब आपने उसमें प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर का टूल का फार्मूला देखा। तो ये जनाब सारा हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।